मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। देखिए, बिहार के चुनावी घमासान लगातार मचा हुआ है और रोहित, अब पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ घंटे रह गए हैं। बात करें अगर युवा प्रत्याशी चिराग पासवान की, चूंकि उनसे शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं रोहित, क्योंकि उनका जो बज है वो लोगों में देखा जा रहा है, क्रेज लोगों में देखा जा रहा है। और देखिए, सबसे अच्छी बात चिराग पासवान ने कही है कि मुझे आप 15 साल आपने नीतीश को दिया, मुझे 18 दिन चाहिए। जरा दर्शकों को बताइए 18 दिन क्यों मांग रहे हैं? देखिए, दो तीन बातें। एक तो आपने शुरुआत जो की ना कि हम चिराग पासवान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। चर्चा के बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार चुनावों की। अगर आप बात करें तेजस्वी के लिए आप चर्चा कर सकते हैं, नीतीश कुमार के लिए चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ना डाउनफॉल में जा रही है। मतलब नीतीश कुमार की चर्चा नकारात्मक रवैये से हो रही है। इसके अलावा अगर आप तेजस्वी की बात करें तो उनको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो खुद ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिए हैं जो दागी हैं, या उनकी पत्नियां अगर उनको टिकट दिए जा रहे हैं तो वो एक ही तरह की बात हो गई एक तरह से, क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक ज़मीन नहीं है। तो चर्चा की एक पॉजिटिव जो वजह है बिहार चुनाव में, वो सिर्फ चिराग पासवान निकल कर आ रहे हैं, इसीलिए बार बार उनका जिक्र हो रहा है। और अगर आप देखें तो जो 18 दिन की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ना मुझे 5 साल चाहिए, ना मुझे 15 साल चाहिए, मुझे 18 दिन चाहिए। हालांकि 18 दिन के पीछे वजह यही है कि उन्हें वो 5 साल मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि 18 दिन मतलब वो ये विंडो मांगना चाह रहे हैं जब तक कि चुनावी नतीजे नहीं निकल कर आ जाते। और उनका जिस दिन उन्होंने ये कहा उस दिन से अगर आप 10 तारीख का जिक्र करें तो फिर वो कहीं ना कहीं लमसम जो है वो 18 दिन होते हैं। तो ऐसे में 18 दिन का मतलब ये है कि अगर आप तीनों फेज़ देखें बिहार चुनावों के, तो उन तीनों फेज़ों में अगर आप उन्हें जो है वो वोट देते हैं तो निश्चित तौर पर फिर वो 18 दिन अगर उनके हो गए तो समझ लीजिए अगले 5 साल उनके हो गए। क्योंकि जिस तरह से वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए को लेकर जो भी बातें कह रहे हो, एनडीए में उन्होंने 2 अलग अलग पक्ष अपने चुन रखे हैं। बीजेपी के वो फेवर में बोल रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं मैं हनुमान हूँ, वहाँ पर कह रहे हैं कि वो जीतनी चाहिए। उनके जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के वो लगातार कह रहे हैं, श्रेयसी सिंह का उसमें एक उदाहरण है जिसको वो अपनी छोटी बहन मान रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि उनको जिताना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की वो लगातार काट कर रहे हैं और लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जेडीयू को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। और हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ब्रांड नीतीश इस बार गिरा है। तो मुझे लगता है ये 18 दिन अगले 5 साल की बात है। और रोहित, एक सबसे दिलचस्प चीज़ जो निकलकर सामने आई है, देखिए राजनीति जब कोई आदमी उतरता है राजनीतिक गलियारों में तो सबसे ज़्यादा उसको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है ना। तो यही डिप्लोमेटिक तरीका जो है मुझे लग रहा है चिराग पासवान अपना रहे हैं। वो मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, देखिए जो जेडीयू के नेता हैं बैक टू बैक, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उसकी जो सहयोगी पार्टी है ये जेडीयू, उसके जो नेता हैं ये चिराग पासवान पर निशाना साध रहे हैं। और देखिए चिराग पासवान कैसे मोड़ रहे हैं उन बयानों को। संजय झा ने ये कहा कि भाई आप जो है जमूरा हैं, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि ठीक है मैं जमूरा हूँ, आप मुझे जमूरा कह रहे हैं तो मदारी कौन है, आप प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे घुमा रहे हैं कि मतलब लोगों पे इफेक्ट, लोगों पे चोट पड़ रही है कि हाँ चिराग पासवान कोई है, कुछ कह रहा है वो आदमी। देखिए, एक बहुत पुराना शेर है, मैं शायर का नाम बोल रहा हूँ, लेकिन एक शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो चिराग पासवान जो है वो इन्हीं 2 पंक्तियों पर चल रहे हैं इस वक्त पे। उन्हें दरअसल ये पता है, और कल भी हमने इसको लेकर के बात की थी, कि एक होता है पॉलिटिकल बयानबाजी कि आप पॉलिटिकली कितने करेक्ट हो सकते हैं, एक होता है जो आपने जिस बात का जिक्र किया डिप्लोमेटिकली आप कितने करेक्ट हैं। एक तीसरा एंगल जो इसमें निकल कर आ रहा है वो ये कि आप जो कह पा रहे हैं क्या वो सामने वाला रेसिप्रोकेट कर रहा है उस चीज़ को लेकर के, क्या जनता समझ पा रही है उस बात को, और फिर क्या वो आपकी तरफ कुछ थ्रो कर रही है। तो चिराग पासवान के साथ यही हो रहा है। ये हमने पता है किसके साथ देखा है, नरेंद्र मोदी के साथ देखा है। नरेंद्र मोदी एक तरह से अपनी बात पहुंचाते हैं जनता तक तो जनता उसको रिवर्ट करती है। अब चिराग पासवान के साथ ये हो रहा है कि चिराग पासवान अगर कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को जेल पहुंचवा दूंगा तो जिक्र जनता कह रही है कि भैया हो सकता है ऐसा भी। अगर वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी कह रहे हैं तो जनता कह रही है सही बात है, ये तो हमारे नेता की बेइज्जती कर रहा है। तो मतलब नहले पे दहला मारना, बार बार उधर से एक बयान निकल कर सामने आता है और उसका मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं चिराग पासवान। तो ये राजनीति का, आज की राजनीति में ना ये मौजू हो जाना और मौजू होने के बाद प्रासंगिक हो जाना, ये निश्चित तौर पर बहुत अहम फैक्टर्स हैं जिसको चिराग पासवान बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि कब किसको लेकर के कहाँ क्या कहना है, और इसीलिए उनकी बात सुनी भी जा रही है और उनकी बात ट्रैवल भी कर रही है। अगर आप देखें तो चाहे वो कह बिहार के लिए रहे, लेकिन बात दिल्ली तक पहुंच रही है। और दिल्ली में जो थ्योरीज चल रही हैं, जो 2 अलग अलग एक थ्योरीज चल रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू का साथ पता नहीं उन्हें नहीं सही लग रहा है, या फिर ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां तो सारी की सारी उन्हीं के साथ करेंगे, नीतीश कुमार के साथ, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें उस हिसाब से नहीं घटती हैं तो फिर अदर ऑप्शंस भी हैं, प्लान A, B, C, D।
वो सारे हैं बीजेपी के इस समय के पास। ये जो प्लान आप BCD बोल रहे हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है कि अगर जेडीयू नहीं तो फिर कौन, तो क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी सीधा सीधा नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साध रहे हैं, वो भी मतलब नीतीश पे, माफ कीजिए, नीतीश पे निशाना साध रहे हैं, पीएम मोदी को कुछ लेके कुछ नहीं बोल रहे हैं? अब इसमें भी दो पहलू हैं। शुरुआत में अगर आप देखें तो तेजस्वी लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जो इस वक्त पे इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको लेकर के एक ऑटोक्रेसी सामने निकल कर आई है। उनको लेकर के आप देखिए कि एक डिक्टेटरशिप दिख रही है कि एक आदमी उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहा है। शुरुआत ऐसी हुई थी, लेकिन अगर आप उस शुरुआत के बाद अब की स्थिति को देखें, क्योंकि आप याद कीजिए ये वही आरजेडी है जो मोदी वेव में भी बहुत अच्छी सीट्स ले आई थी। आई थिंक 80+, उस समय 80 या 80+ उनका आंकड़ा था। तो इस बार तो मोदी वेव उस तरह से नहीं है जिस हिसाब से हमने 2014-15 के दौर में देखी थी। तो क्या इस बार आरजेडी ये सोच रही है कि अगर हम उस आंकड़े को दोहरा दें या उसको और बेहतर कर दें तो फिर हम तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल कर आ जाएंगे? मतलब अगर आप कुछ भी किसी भी पार्टी के लिए आज आप ये कह रहे हो कि ये 80+ चले जाएंगे, तो उस पार्टी को आप कहीं ना कहीं एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी बना रहे हो बिहार में। तो अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल गई और फिर वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, तो क्या बीजेपी के पास एकमात्र ऑप्शन ये रह जाता है कि फिर उन्हें जो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी की तरफ जाना पड़ेगा? हो सकता है, क्योंकि बिहार के चुनाव में आप राजनीति संभावनाओं का खेल है और नंबर जुटाने के लिए जिस पार्टी को जो करना पड़ेगा वो करेगी। हमने देख लिया है हाल के चुनावों में, हर पार्टी सारी जो लकीरें हैं, सारी जो लाइनें, उन्हें काट के एक नई लकीर खींचना चाह रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। आपने ज़रूर ये बात सही कही कि अब जब हम देख रहे हैं कि दिन करीब आ रहे हैं तो थोड़े से सॉफ्ट ज़रूर पड़े हैं, लेकिन शुरुआती वक्त अगर आप याद कीजिए तो प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर हमले तो बोले जा रहे थे। लालू यादव को जेल भेजने के पीछे आज भी आरजेडी यही मानती है कि बीजेपी का हाथ था। अच्छा, होता क्या है ना कि जो भी ये मैं कहूँ जुमले हुए या फिर चुनाव से पहले जो टैगलाइंस दी जाती हैं, वो शायद इसीलिए दी जाती हैं कि लोगों के मन में रच बस जाए। जब प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के कुछ आए थे। वो चीजें ना बिहार में देखने को मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि जेडीयू के समर्थन में नीतीश को लेकर कोई इतना ज्यादा हो रहा है, लेकिन चिराग को लेकर आप देखिए कितनी सारी सोर्सेज हैं जो ये बता रही हैं। सोशल मीडिया पर आप सर्वे देखिए, उसके अलावा जय चिराग, तय चिराग और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लोग लाइनें लिख रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये तो उन्होंने तमगा दिया है ना, जो लोग उनके लिए दे रहे हैं। ये भी एक तरह से ट्रैवल कर रहा है बहुत अक्रॉस दी, मतलब बिहार के हर तबके में ये नारा भी बहुत, क्योंकि ये नारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिहारी इसके सबसे ज्यादा क्लोज आ चुका है कि बहुत हो चुका। नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, आई थिंक नीतीश कुमार ने जो अपने पहले 5 साल थे उन्हीं का उन्होंने अगले 10 साल खाया। मतलब ये भी बिहार में बात चल रही है कि पहले 5 साल उन्होंने काम जरूर किया। अगर आप बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछे कि नीतीश कुमार ने काम किया या नहीं किया, सुशासन बाबू अगर उनका नाम पड़ा तो उसके पीछे एक बहुत ठोस वजह थी। वो थे उनके पहले 5 साल। उसके बाद जो उनके अगले 10 साल रहे, उसमें वो उन्हीं कामों की वजह से, उन्हीं 5 सालों की वजह से वो अगले 10 साल तक खिंचते चले गए। अब जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसे लोगों के दिए गए नारे हैं जो बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान इस वक्त पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर बार, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक ऐसा युवा चेहरा है जो आज के युवाओं की प्रॉब्लम को न सिर्फ समझता है बल्कि उससे कोरिलेट भी करता है। वो फैक्टर नीतीश कुमार के साथ आप नहीं देखेंगे, ना ही तेजस्वी को लेकर वो बात लोग कह रहे हैं। तो ये एक बहुत अलग एक तरह का नंबर या एक तरह की रिसर्च या एक तरह की ऑब्जर्वेशन सामने निकल कर आ रही है बिहार से, कि लोग वो चीज़ तेजस्वी के साथ नहीं जोड़कर देख रहे हैं। जबकि तेजस्वी भी कोई बूढ़े नेता नहीं है, वो भी युवा नेता अपने आप को कह सकते हैं। जब राहुल गांधी खुद को युवा नेता कह सकते हैं तो कोई भी कह सकता है इस देश में। तो वो चीज़ लोग तेजस्वी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई युवा नेता है। इन सब के बीच रोहित, एक चीज और इम्पोर्टेंट है और बड़ी दिलचस्प मुझे लग रही है, वो ये है कि देखिए चिराग पासवान जो मुद्दे उठा रहे हैं वो युवाओं से जुड़े हुए हैं, बिहार की जनता से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट वो नीतीश कुमार पे अगर निशाना भी साध रहे हैं तो बहुत मुद्दे पे साध रहे हैं कि आपने ऐसे नहीं किया, आपने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, और वो कुछ पॉइंटर्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं के बयान सुनेंगे तो देखिए अभी नीतीश कुमार ने क्या कहा है। अब वो लोग आ गए हैं, वो लोग सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो खुद 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं ना, इस तरीके का कुछ बयान दिया है। जेडीयू के एक और नेता है, वो ये कह रहे हैं, वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं चिराग पासवान पे, कह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चल पाए। उनके साथ साथ कंगना थी, देखिए कंगना कहाँ पहुंच गई है, वो नहीं चल पाए हैं। इसके अलावा सुशांत देखिए हमारे बिहार का बेटा कहाँ पहुंच गया। तो जेडीयू और बेसिकली नीतीश कुमार पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान मुद्दे पे अटैक कर रहे हैं, और यही वजह है कि लोगों को फर्क दिख रहा है। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी बात आपने कही, क्योंकि देखिए जब आप मुद्दों की राजनीति को छोड़ के पर्सनल हो जाते हैं ना, व्यक्तिगत तौर पर किसी पे निशाना साधते हैं, तो फिर जनता समझ जाती है कि इनके पास, यानी इनको मुद्दों में घेरने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं और लगातार हमने अपने वीडियोस में ये बात कही है
कि रामविलास पासवान की जो लेगेसी है, जो विरासत है, उस पे कहीं कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है, कहीं कोई उन पर एक उंगली, एक कहते हैं ना कि एक लांछन नहीं लगा सकता है कि आपके पिता तो ऐसे थे या आपके पिता ने तो ये ऐसा किया था। अगर वो किसी बात को कह रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, तो उस पर काउंटर क्यों नहीं आ रहा है? रामविलास पासवान को लेकर काउंटर क्यों नहीं आ रहा है? पिता को लेकर आप काउंटर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पास काउंटर करने के लिए कुछ है ही नहीं। और ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है चिराग पासवान के पास। अगर वो ये कह रहे हैं कि जब कोविड का ये पूरा का पूरा दौर चल रहा था, उस वक्त पे आपने गाड़ियां क्यों नहीं भेजी बिहार के लोगों को लेने के लिए, और आज आप बिहार वालों को जाने नहीं दे रहे। आप बिहार वालों को ग्रेजुएट इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि फिर वो नौकरी मांगेंगे। नीतीश सरकार में लोग 3 साल के कोर्स को पूरा करने में, आमतौर पर बीटेक को अगर आप छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं। तो उनको लेकर के अभी तक ये सवाल सामने है कि भैया आप डिग्री क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि डिग्री पूरी हो जाएगी तो लोग नौकरी मांगेंगे, ना आपके पास शिक्षक है ना आपके पास नौकरी है। तो इन सारी चीजों पे काउंटर क्यों नहीं हो रहा है चिराग पासवान को? क्योंकि सामने वाले के पास कुछ है ही नहीं। फिर वो वही कहेंगे कि देखो कंगना तो कहाँ पहुंच गई। अब हर आदमी हर चीज के लिए बना तो नहीं होता है। सही बात है। अब अगर वो फिल्म में नहीं चल पाए और पॉलिटिक्स में चल रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आदमी 10 चीजें ट्राई करता है। लेकिन वही ना, चूंकि आपके पास मुद्दे नहीं है और ये ना अब जनता को दिखने लगा है कि देखिए मुद्दे जो हैं उन पे अगर आप बोलेंगे तो आप अच्छे भी लगेंगे बोलते हुए। आप इधर उधर पर्सनल अटैक पे अगर आप करेंगे तो फिर उसमें आप ही की फजीहत होगी। उससे क्या मतलब? अच्छा आप सोचिए, अभी तक तो आप सुशांत पे कुछ नहीं बोले थे, अब आप यहाँ सुशांत को भी बीच में ले आए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला है जो लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में दिलचस्प ये है कि पहले चरण का मतदान कल होना है, कैसे रिएक्शंस लोगों के आएंगे और फाइनल रिजल्ट जब 10 नवंबर को आएगा तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। रोहित, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।